मैं वीडी पारासर, सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। मेरी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय विदेश नीति, इसके मुख्यतः सैद्धांतिक पहलुओं का। साथियों, हम देखेंगे कि किसी भी देश की विदेश नीति का शून्य में न तो बनती है वह विदेश नीति, न शून्य में चलती है। उसके बनने का भी संदर्भ होता है और उसके संचलन का भी परिवेश होता है। यह बात हर देश की विदेश नीति पर लागू होती है। भारत की विदेश नीति पर भी यह तथ्य पूर्णतः लागू होता है। अर्थात भारत की विदेश नीति के भी अनेक नियामक रहे हैं, अनेक इसके सिद्धांत रहे हैं। हम विदेश नीति का अर्थ देखते हैं। प्रत्येक देश की सरकार अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य राष्ट्रों से संबंध स्थापित करने व अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए कुछ निश्चित उद्देश्य के आधार पर जो नीति निर्धारित करती है वह उस देश की विदेश नीति कहलाती है। भारत की विदेश नीति 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली तो भारत की विदेश नीति की प्रारंभिक अवस्था ने उपनिवेशवाद की कड़ी निंदा की। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद शीत युद्ध के उदय से विश्व राजनीति का ध्रुवीकरण हुआ, अर्थात विश्व दो ध्रुवों में बट गया। एक ध्रुव का अगुवा संयुक्त राज्य अमेरिका था तो दूसरे का सोवियत संघ। उस समय भारत की विदेश नीति का प्रमुख उपकरण था गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसने भारत को अपनी पहचान खोए एवं स्वतंत्र विदेश नीति के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने और घरेलू विकास कार्यों पर ध्यान देने में समर्थ किया। इस प्रकार भारत उपनिवेशवाद के रूप में खड़ा हो गया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रंगभेद और समस्त विश्व का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि अनेक लोगों को उत्तर शीत युद्ध काल में, अर्थात शीत युद्ध के बाद के समय में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर संदेह हुआ, परंतु भारतीय सरकार अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता के मूल्यों का निरंतर अनुसरण करती रही। समकालीन वर्षों में भारत प्रमुख रूप से अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के कारण वैश्विक मामलों में आकर्षण का केंद्र बन गया है। अतः 21वीं शताब्दी में भारत को एक ऐसी विदेश नीति अपनाने की ज़रूरत है जो विकासशील देशों में एक उभरती हुई शक्ति और एक परमाणु संपन्न राज्य के रूप में वैश्विक व प्रादेशिक उत्तरदायित्व के निर्वाह में मदद कर सके। अर्थात दक्षिण एशिया में भारत को एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन के लिए तैयार करे। भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व। प्रायः सभी देशों की विदेश नीति स्थायी और गतिशील कारकों द्वारा निर्धारित होती है। स्थायी कारकों में भूराजनैतिक स्थिति, अनुभव व परंपराएं, राष्ट्रीय हित, क्षेत्रीय आवश्यकताएं, आर्थिक तत्व, सुरक्षा तथा गतिशील कारकों में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, घटनाएं, देश की आंतरिक स्थिति, नेतृत्व विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाते हैं। भारत की विदेश नीति के भी यही स्थायी एवं गति से कारक निर्धारक तत्व हैं। पहला महत्वपूर्ण कारक हम भूगोल को देखते हैं। इस संदर्भ में नेपोलियन बोनापार्ट का बड़ा महत्वपूर्ण कथन है, किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। भारत के संबंध में यह तत्व पूर्णतः सत्य है, क्योंकि प्रकृति ने भारत को एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर पर अरब प्रायद्वीप और हिंद चीन प्रायद्वीप के मध्य केंद्रीय स्थिति प्रदान की है। इसकी सीमाएं सभी दक्षिण एशियाई देश तथा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार एवं मालदीव से जुड़ी हैं। यह स्थिति सामरिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
इसकी उत्तर सीमा से रूस, चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान नज़दीक है, अतः भारत को दोनों साम्यवादी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना आवश्यक है। पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति अमेरिका के लिए सैनिक दृष्टि से अनुकूल है, अतः भारत का उत्तरी अमेरिका की पाकिस्तान भारतीय सैनिकों व आर्थिक प्रभाव को संतुलित रखने के साथ साथ अमेरिका के विकास की दृष्टि से अच्छे संबंध बनाए रखना जरूरी है। तो भौगोलिक दृष्टि से हम देखें तो भारत को अमेरिका, चीन, सोवियत संघ सभी से महत्वपूर्ण संबंध बनाए रखना आवश्यक है, विशेषकर दक्षिण एशियाई राज्यों के साथ। दूसरा बिंदु देखते हैं ऐतिहासिक अनुभव, परंपराएं एवं संस्कृति। आधारभूत रूप से किसी भी देश की विदेश नीति उसके तत्कालीन ऐतिहासिक अनुभवों, परंपराओं और संस्कृति से निर्धारित होती है। भारत की विदेश नीति में इन अनुभवों, परंपराओं के साथ साथ भारतीय दर्शन के अनुसार भारतीय परंपराओं में राजनीतिक शक्ति का एक आदर्शात्मक स्वरूप उजागर होता है, जिसमें शांति, सहयोग और वसुधैव कुटुंबकम रूपी अंतर्राष्ट्रवाद का आदर्श रूप दिखाई पड़ता है। भारतीय संस्कृति साम्राज्यवाद और जातिवाद के घोर विरोधी जीनोदो के शांति के विचारों का समन्वित रूप विदेश नीति में विरासत के रूप में सम्मिलित हुआ है। आज़ादी से पूर्व भारतीय लोगों ने, नेतृत्व ने जिन चीज़ों को देखा, बाद में संवैधानिक रूप से जो बुराइयां थीं भारतीय समाज में, संस्कृति में, उनके प्रतिकार के रूप में कई चीज़ें अपनाई गई। राष्ट्रीय हित। प्रत्येक देश की विदेश नीति राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। राष्ट्रीय हित में इन सभी बातों का योग होता है जो किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक सुरक्षा और भौतिक कल्याण की अधिकतम गारंटी पर बल देता है। यह सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सदा चलायमान रही है, उसमें कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होते, ये सभी राष्ट्रीय हित को देखते हुए बनते और बिगड़ते रहते हैं। स्थायी तत्व केवल राष्ट्रीय हित होता है, जिसके लिए ही विभिन्न प्रकार का राजनीतिक ताना बाना बुना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय हित एक शाश्वत मूल्य है जिसके आधार पर विदेश नीति का संचालन होता है। राष्ट्रीय हित के संदर्भ में 4 दिसंबर 1947 को नेहरू जी ने कहा था, भारत चाहे कोई भी नीति अपनाए, विदेश नीति के निर्धारण की कला राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में निहित है। नेहरू ने किसी और संदर्भ में कहा था, विदेश नीति की आधारशिला राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा से है। राष्ट्रीय सुरक्षा। प्रत्येक देश की विदेश नीति का लक्ष्य देश की सुरक्षा और विकास होता है। सैनिक दृष्टि से दुर्बल राष्ट्र भी अधिक समय तक अपनी स्वतंत्रता नहीं बनाए रख सकता है। भारतीय संदर्भ में यह तथ्य सटीक बैठता है। भारत के सैनिक दुर्बलता और राज्यों के बीच वैमनस्यता के कारण ही उसे मंगोलों, सिकंदर और अंग्रेजों की सैनिक शक्ति के सामने अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रखना पड़ा था। स्वतंत्रता के बाद भी भारत सैनिक दृष्टि से सफल राष्ट्र नहीं था। इसलिए भारत की विदेश नीति में सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने और अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए असंलग्नता की नीति को अपनाया है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शीत युद्ध के चलते नित्य बदलते राजनीतिक समीकरण और गुटबंदियों के चलते भारतीय विदेश नीति अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता सुरक्षा के लिए समयानुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पुनः निर्धारण की प्रक्रिया अपनाती रही है। जैसे पहले अमेरिका के संबंध बहुत खराब थे, किंतु अब मधुर संबंध बन गए हैं और वह आणविक सहयोग देने के लिए तैयार है। और परमाणु, भारत अमेरिका के मध्य जो परमाणु समझौता हुआ है, निश्चित रूप से भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल बैठता है। आर्थिक विकास तत्व। आधुनिक समय में राष्ट्रीय आर्थिक विकास तत्व राष्ट्रों के जीवन का महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। हर राष्ट्र की आंतरिक नीति अपनी क्षमता के आर्थिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हुए उसके माध्यम से समृद्ध राष्ट्र बनाना रहता है। प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग, उद्योग, उत्पादन, निर्यात पर निर्भर हैं।
इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व तकनीकी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में संपन्न और पूंजीवादी राष्ट्र इस तरह के सहयोग के बहाने देश की आंतरिक व विदेश नीति को प्रभावित करने हेतु सहायता के मुख्य द्वार खोलने को तैयार रहते हैं। अगला बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भाव को बढ़ावा। भारत की विदेश नीति में बड़ा महत्वपूर्ण तत्व रहा है कि भारत ने सदैव अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भाव को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं सदैव वसुधैव कुटुंबकम के मुख्य वाक्य को आधार बनाकर अपनी विदेश नीति को विश्व शांति, सुरक्षा व सद्भाव को लक्ष्य लेकर चलती रही हैं। मार्च 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही कहा था कि हम विश्व शांति के पक्षधर हैं और शांति की स्थापना के लिए यदि भारत कुछ कर सके तो उसी को करने का हम भरसक प्रयत्न करते रहेंगे। इस नीति के द्वारा भारत का सदैव यह प्रयास रहा है कि राष्ट्रों के मध्य ऐसी स्थितियां ना पैदा हो पाएँ जिससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव और शांति का वातावरण बने और सारा विश्व तनावग्रस्त हो जाए। इसलिए भारत अपनी नीति में आचरण के 5 नैतिक सिद्धांत पंचशील को प्रमुख आधार बनाते हुए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को अपनाने के लिए विश्व राष्ट्र का सम्मान करता आ रहा है। शांति और सद्भाव पर एक राष्ट्र के आर्थिक विकास के सपने को साकार कर सकेगा। आधुनिक तकनीकी प्रभाव। हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं जहां तकनीकी ज्ञान के निरंतर विकास ने हमारी सोच और गतिविधियों को प्रभावित कर दिया है। प्रत्येक राष्ट्र अपने आर्थिक विकास के लिए अत्याधुनिक तकनीकी अपनाना चाहता है। अर्धविकसित और विकासशील राष्ट्र विश्व के विकसित देशों पर निर्भर होते जा रहे हैं। फलस्वरूप ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रिक पावर, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, स्पीकर के आधुनिक उपकरण, उपग्रह प्रणाली पर एकाधिकार रखने वाले देश इन जानकारियों को स्थानांतरण व प्रयोग की अनुमति के लिए शर्त रखकर अन्य विकसित और विकासशील देशों की विदेश नीति को प्रभावित कर रहे हैं। प्रचार और प्रसारण के माध्यम से व्यक्ति और समाज दोनों के चिंतन और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध घटनाओं पर जनमत तैयार करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इनके द्वारा किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का विश्लेषण राष्ट्रों के मध्य संबंधों को बिगाड़ सकता है और सुधार भी सकता है। विदेश नीति के ऊपर इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जो आज के समय में आधुनिक तकनीकी प्रभाव हैं, आज हम देखते हैं विश्व व्यापार संगठन की बैठक हो, चाहे अन्य कोई बैठक हो, WTO वगैरह की, उनमें हम मुख्य रूप से देखते हैं कि तकनीकी हस्तांतरण का जो प्रश्न है उसको विकसित देश एक नए सिरे से परिभाषित करके लाभ की स्थिति में रहें, इस प्रकार के समझौतों हेतु विकासशील देशों को बाध्य करने के प्रयास में रहते हैं। भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व के रूप में हम निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं कि सभी तत्वों के विवेचन से स्पष्ट है कि भारत की विदेश नीति किसी एक तत्व के प्रभाव के स्थान पर अनेक तत्वों के प्रभाव और योगदान से निर्मित होती रही है। कुछ विचारकों ने इसे नेहरू नीति कहकर पुकारा है, जिसका स्वयं श्री नेहरू ने निराकरण करते हुए कहा था कि भारत की विदेश नीति को नेहरू नीति कहना सर्वथा भ्रांतिपूर्ण है। यह कहना इसलिए गलत है कि मैंने केवल इस नीति का शब्दों में प्रतिपादन किया है, मैंने इसका आविष्कार नहीं किया। यह भारतीय परिस्थितियों की उपज है। वैयक्तिक रूप से मुझे यह विश्वास है कि भारत के वैशेषिक विषयों की बागडोर यदि किसी अन्य व्यक्ति या दल के हाथ में होता तो भी उसकी नीति वर्तमान नीति से भिन्न नहीं होती। तो देखो विद्यार्थियों, ये जो आलोचकों के द्वारा या विश्लेषकों के द्वारा नेहरू नीति के रूप में कहा जाता है, तो इस भ्रांति को स्वयं नेहरू जी ने स्पष्ट किया और ये कहा था कि भारत की जो तात्कालिक परिस्थितियां थीं, आज़ादी के बाद भारत कई चिंताओं के साथ आगे बढ़ रहा था, जिनमें राष्ट्र निर्माण की चिंता थी, लोकतंत्र को बनाए रखने की चिंता थी, तीव्रता से आर्थिक विकास की चिंता थी। उस समय शीत युद्ध का दौर था। उस दौर में किस प्रकार से मजबूती से स्वयं अपने पक्ष को रखेंगे, इन सभी संदर्भों में जिस प्रकार से भारतीय विदेश नीति के जो प्रतिमान विकसित हुए, अगर कोई अन्य व्यक्ति भी होता
तो कमोवेश रूप में हमें यही विदेश नीति दिखाई देती। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम आगे अध्ययन करेंगे।